नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शिंबी धान्य के बारे में। शिंबी धान्य का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि फली के रूप में पैदा होती हैं। ठीक है, जैसे दालें होती हैं, मटर होती है, ये क्या होती है? ये फली होती है और एक फली के अंदर 10, 15, 20 छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि दालें कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हम के वीडियो में हम शिंबी धान्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेफरेंस फिर से आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 7 अन्नपान विज्ञान अन्य द्रव्य विज्ञानी अध्याय। अन्नपान विज्ञानी अध्याय चरक संहिता के चैप्टर का नाम है। दोनों नाम इतने एक से रहते हैं ना कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम शिंबी धान्य के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली एक चीज ध्यान रखना कि शिंबी धान्य के गुणधर्म बताते समय आचार्य ने बहुत ही क्लियरली लिख दिया है कि सभी प्रकार की जो दालें होती हैं, सभी प्रकार के जो शिंबी धान्य होते हैं, यह वात को प्रकोपित करने वाले होते हैं। तो कोई भी दाल आप प्रयोग करोगे वह वात को तो निश्चित रूप से प्रकोपित करेगी। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि जैसे मान लो हम 0 से लेकर 100 तक का एक आंकड़ा बनाएं कि जो 50 के नीचे की चीजें हैं वो वात का शमन करती हैं और 50 के ऊपर की चीजें वात का प्रकोप करती हैं। तो फिर इसमें अंतर हो सकता है कि कोई चीज 60 के ऊपर है, कोई 70 है, कोई 90 है, इतना अंतर हो सकता है। लेकिन वात को प्रकोप तो सारी दालें करेंगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि सभी प्रकार की जो दालें होती हैं वो रुक्ष होती हैं और वात का प्रकोप करने वाली होती हैं। अब इसमें अलग अलग दालों का जो वर्णन आया है, सबसे पहले मूंग दाल। मूंग दाल को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। सभी प्रकार के शिंबी धान्य में मूंग दाल सर्वश्रेष्ठ होती है और उसमें से भी जो हरी मूंग होती है वो अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर होती है। मूंग दाल के बाद दूसरी आती है जिसका वर्णन किया है, वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल आयुर्वेद में वर्ण कर बोली गई है। अब अगर ये वीडियो बाई चांस कभी वायरल हो जाए तो ये जो टीवी पर ऐड दिखाने वाले जो लोग हैं ना, जो अलग अलग प्रकार के मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो इसका इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। आप मेकअप इंडस्ट्री देखो तो पहले उन्होंने देखा कि भाई जो नींबू ईबू है वो फायदा करता है, तो उन्होंने अपने फेस वॉश में नींबू डालना चालू कर दिया, अपने जो लेप होते हैं उसमें नींबू डालना चालू कर दिया। उसके बाद में फिर अब नींबू से लोग बोर हो गए तो उन्होंने कहा नहीं कुछ और डालेंगे। फिर उन्होंने उसमें और चीजें जो हो गई, संतरा हो गया उसका छिलका, या फिर ये सारी चीजें दिखाना चालू कर दिया। टीवी पे ऐड आते हैं ना लड़कियों के लिए फेस पैक लगाने के लिए जो होते हैं वो सब। अभी उनको नया नया पता चल गया कि ओनियन बड़ा फायदा करता है। पहले वो सब करते रहते थे, आंवला बेचते रहते थे कि शिकाकाई डाल लो बालों में तो अच्छा होगा, आंवला डाल लो तो अच्छा होगा। अब उनको नई रिसर्च में पता चल गया कि आंवले, ये जो प्याज होती है, बड़ा अच्छा प्रयोग करती है। तो आजकल हर जितने भी टीवी पे ये जो शैम्पू वैम्पू आ रहे हैं ना डैंड्रफ खत्म करने के लिए, वो प्याज डाल रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा आपकी किचन में ऑलरेडी प्याज पड़ी हुई है, मैं प्याज सिर में लगाने के लिए आपका शैम्पू क्यों खरीदूं? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तो मार्केट वाली इंडस्ट्री है, वो काम करती रहेगी ऐसे। तो यहाँ पर हम वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आयुर्वेद में चेहरे के लिए मसूर की दाल को बहुत ही अच्छा बोला गया है कि युवान पीड़िका यानी कि एक्ने को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडी होती है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में स्किन वाले रोगों में मसूर की दाल का प्रयोग करने के लिए निर्देश दिया गया है। इंटरनली लेने से पिच्छिल गुण वाली होती है, यानी कि शरीर के अंदर थोड़ा सा लिसलिसापन, चिपचिपापन पैदा करने वाली होती है। और एक्सटर्नल प्रयोग करते हो तो युवान पीड़िका यानी कि एक्ने को दूर करने वाली होती है। उसके बाद मसूर की दाल के बाद आता है राजमा। राजमा जो होता है ये गुरु होता है। ये पचने में कंपैरिजन में भारी होता है। यह मलकारक होता है, यानी कि स्टूल की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है। उसके बाद ये रुक्ष होता है और अति वायु कारक है। अति वायु कारक मतलब मैंने आपको शुरू में बताया कि सभी प्रकार की जो दालें होती हैं वो वात का प्रकोप करती हैं। जैसे मूंग की दाल है वो भी वात का प्रकोप करेगी, लेकिन वो कितना, ठीक है, अगर हमने 50 का आंकड़ा रखा हुआ है तो 60 तक जाएगी, 65 तक जाएगी। लेकिन जो राजमा होता है वो 80 पे जाएगा, 90 पे जाएगा। मतलब कंपैरिजन में दोनों वात का प्रकोप करते हैं, पर राजमा ज्यादा वात का प्रकोप करता है, मूंग की दाल कम वात का प्रकोप करती है। उसके बाद अगली जो दाल का वर्णन है वो कुलत्थ दाल का वर्णन है। कुलत्थ की दाल जनरली प्रयोग में नहीं ली जाती, खाने पीने में लोग इतना ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। कुलत्थ की दाल के मेडिसिनल प्रयोग ज्यादा करते हैं और जो नुस्खे होते हैं वो कुलत्थ की दाल के होते हैं। कुलत्थ की दाल को आयुर्वेद में शुक्राश्मरी नाशक बोला गया है, यानी कि अश्मरी जो स्टोन बनती है उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। शुक्राश्मरी एक ऐसी चीज है जो कि मेल में मिलेगी। जो लोग शुक्र का बहुत ज्यादा क्षरण करते हैं, जिनके अंदर वात बहुत ज्यादा प्रकोपित होती है, अति व्यवाय करते हैं, अति व्यवाय मतलब एक्सेसिव सेक्स करना या फिर एक्सेसिव मस्टरबेशन करना, दोनों ही अति व्यवाय के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति अति व्यवाय करते हैं उनमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, यह प्रकोपित हुई वात रहती है। यह शुक्र धातु को सुखा करके
करके पत्थर के रूप में कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान पेन होने की प्रॉब्लम होने लगती है। ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में वर्णन है, मॉडर्न में इस प्रकार के किसी कॉन्सेप्ट का कोई खास वर्णन नहीं है। तो जो शुक्राश्मरी होती है उसको नाश करने के लिए कुलथ की दाल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट बताई गई है। अब दिक्कत यह है कि इसका वर्णन शुक्राश्मरी में किया गया है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, इसको सभी प्रकार की पथरी में, सभी प्रकार के स्टोन में ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करने लगते हैं कि कुलथ की दाल खाओगे तो सभी प्रकार की पथरी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये सभी पथरी में एडवाइजेबल नहीं है। सभी प्रकार के जो स्टोन बनते हैं, रीनल स्टोन बनते हैं, जो पित्त की थैली में जो पथरी बनती है, उनमें यह एडवाइजेबल नहीं होती है। शुक्राश्मरी में जो शुक्र के कारण स्टोन का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में कुलथ की दाल का सेवन करने का निर्देश दिया गया है। यह कषाय रस वाली होती है और हल्के सा अम्लीय रस वाली होती है। यह रूक्ष होती है, पचने में भारी होती है और यह बहुत सारी जो हेल्थ कंडीशन मैंने आपको बताई उसमें फायदा करती है। साथ ही साथ उष्ण होती है, यानी कि शरीर के अंदर अल्प मात्रा में पित्त को बढ़ाने वाली होती है। विदाही प्रकृति की होती है, शरीर के अंदर जलन पैदा करती है, बर्निंग सेंसेशन को पैदा करती है। तो यदि आपको किसी व्यक्ति ने होम रेमेडीज में कुलथ की दाल का सेवन करने के लिए बोला है तो थोड़ा सा सोच समझ के प्रयोग करें। इसके बाद अगली जो दाल का वर्णन है, उड़द की दाल। मेरी फेवरेट दाल है, मैं बहुत सारे पेशेंट को उड़द की दाल खाने के लिए बोलती हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन अब सुनना, ठीक है, उड़द की दाल के लिए क्या बोला गया है कि यह स्निग्ध है। जहां सारी दालें रूक्ष होती हैं वहां पर ये स्निग्ध होती है। तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि स्निग्ध है, कंपैरिजन में स्निग्ध है। मूंग की दाल जहां पूरी रूक्ष थी, राजमा जो बहुत ज्यादा रूक्ष था, उसके कंपैरिजन में उड़द की दाल स्निग्ध होती है। ठीक है, तो ये अल्प मात्रा में वात को बढ़ाएगी। यह भारी होती है, पचने में इसको बहुत ज्यादा समय लगता है। ये अग्नि को कम करने वाली होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वृश्य होती है, यानी कि शरीर के अंदर सप्त धातुओं का वर्धन करने वाली होती है। इसके बाद इसका जो गुण है, यह शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, शरीर के अंदर कफ को बढ़ाने वाली होती है, मल की मात्रा, स्टूल की मात्रा को बढ़ाने वाली होती है, शरीर के अंदर बल का वर्धन करने वाली होती है, पित्त को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, बात तो बढ़ा ही रही है, उसके साथ में ये पित्त को भी बढ़ा रही है, कफ को भी बढ़ा रही है। अब ये मेरी फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये वृश्य है, ये शरीर के अंदर सप्त धातुओं का वर्धन करती है। तो यदि आप इसका अल्प मात्रा में प्रयोग करते हो, बहुत ही अल्प मात्रा में प्रयोग करते हो और बहुत सारी युक्तियों के साथ प्रयोग करते हो, यानी कि इसमें तेल इत्यादि चीजों का संस्कार करके प्रयोग करते हो, तो यह शरीर के अंदर सप्त धातुओं का वर्धन करने वाली होती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज्यादा गुरु है, पचने में भारी है, तो इसका प्रयोग हमेशा ही अल्प मात्रा में करना चाहिए। अल्प मात्रा मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप मूंग की दाल 2 कटोरी खा रहे हो तो उसका 1/4 यानी कि आधी कटोरी की मात्रा में ही उड़द की दाल का सेवन करना है, अदरवाइज ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, उड़द की दाल खाने के बाद अक्सर लोगों का पेट फूल जाता है। वो पेट फूलता इसलिए है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दाल खा ली। यदि आप थोड़ी सी दाल खाते हो, बहुत ही कम मात्रा में दाल खाते हो, तो यह मल को बहुत ही आसानी के साथ में रेक्टम के थ्रू बाहर निकालने वाली होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो जिन लोगों को पेट के डिसऑर्डर होते हैं उनको मैं उड़द की दाल खाने के लिए हमेशा बोलती हूँ, लेकिन बोल देती हूँ कि बस दवाई समझ के 2 चम्मच 4 चम्मच खाना, उससे ज्यादा मत खाना। इन दालों के बाद में लास्ट में अरहर की दाल का वर्णन है। अरहर की दाल का वर्णन आचार्य चरक ने, आचार्य वाग्भट ने नहीं किया है, या आचार्य सुश्रुत ने इस अरहर की दाल का वर्णन किया हुआ है। अरहर की दाल का गुण का वर्णन करते समय लिखते हैं कि यह जो दाल है यह कफ और पित्त को खत्म करने वाली होती है, यानी कि अरहर की दाल कफ पित्त शामक होती है और यह कोष्ठ के अंदर वायु का प्रकोप करवाने वाली होती है। मतलब यह पेट में जाकर फूल जाती है। अरहर की जो दाल होती है पेट में जाकर एकदम से वायु का प्रकोप करवाने वाली होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इतनी सारी दालों का जो मैंने वर्णन किया, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आचार्यों ने बहुत ही क्लियरली एक लाइन लिखी है, जो कि आचार्य चरक ने भी लिखी है और अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट ने भी लिखी है। वो ये बोलते हैं कि सभी प्रकार के जो शिंबी धान्य है, यानी कि सभी प्रकार की जो दालें हैं, उनका सेवन करते समय स्नेहाड्या बलिभी भोज्या विविधा शिंबी जातीय, सभी प्रकार के शिंबी जाति के जो धान्य होते हैं,
ठीक है, यानी कि सभी प्रकार की जो दालें होती हैं उसका सेवन स्नेहाढ्य यानी कि स्नेह आढ्य, स्नेह मतलब आयुर्वेद में 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह होते हैं। यानी कि स्नेह की ज्यादा मात्रा के साथ में इन धान्य का सेवन करना चाहिए। यानी कि इसको अगर आप समझो तो कभी भी दालों का सेवन आपको बॉयल कंडीशन में नहीं करना है। यह वात को बहुत ज्यादा प्रकोपित करने वाली होती हैं और रुक्ष गुण के कारण फिर शरीर के अंदर ज्यादा रुक्षता को पैदा करती हैं। इसलिए कभी भी यदि आपको जो है ना, आजकल के लोग जो कैलोरीज को बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, तो यदि आप दाल का सेवन बॉयल कंडीशन में कर रहे हो, कच्ची दाल का सेवन कर रहे हो, मतलब केवल बॉयल कर लिया, उसमें आपने किसी प्रकार का कोई तड़का नहीं लगाया, तो ये आपको नुकसान करेगी, फायदा नहीं पहुंचाएगी। सभी प्रकार का दालों का सेवन स्नेह आढ्य यानी कि ज्यादा स्नेह की मात्रा के साथ करना चाहिए। स्नेह भी कौन सा, चूंकि ये वात कारक है तो चतुर्विध स्नेह मैंने अभी आपको बताया, घृत, तेल, वसा, मज्जा, उसमें से जो तेल होता है वो वात शामक होता है। तो सभी प्रकार की जो दालें हैं उनको तड़का जरूर लगाना चाहिए। तड़का लगाते समय कई लोग घी का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर घरों में दाल का तड़का लगाते समय घी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे स्वाद ज्यादा आता है, पर मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दालों का प्रयोग करते समय जो तड़का लगाते हैं, जो बघार लगाते हैं, वो हमेशा तेल से लगाना चाहिए क्योंकि तेल वात शामक होता है, दाल जो होते हैं वात की वृद्धि करती हैं। तो यदि आप तेल का संयोग करा लेते हो तो फिर जो दाल है वो त्रिदोष शामक हो जाएगी, यानी कि आपके शरीर का पोषण करेगी और सभी प्रकार की धातुओं में साम्य अवस्था में वृद्धि लेकर आएगी। तो हमेशा आपको दालों का जो बघार लगाना है वो तेल से लगाना है। दूसरी बात, दालों के साथ में बहुत लोग क्या करते हैं ना, सब्जियां डाल देते हैं उसके साथ में, फिर तेल में सब्जी, प्याज, लहसुन का तड़का लगता है और भी सारी चीजें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शाक वर्ग का मैं आपको आगे वर्णन बताऊंगी, लेकिन शाक वर्ग जो होते हैं वो विष्टम्भी होते हैं। जो सब्जियां होती हैं ये विष्टम्भी होती हैं, पेट के अंदर गोला बना के रखती हैं। तो दाल का और शाक का वर्णन एक साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको दालों का सेवन करना है तो केवल जो वातनाशक मसाले होते हैं, जैसे कि हींग हो गया, अजवाइन हो गया, ये वातनाशक होते हैं। थोड़ा सा आपका जीरा हो गया, जीरा वैसे ग्राही होता है लेकिन ये फिर भी दीपन पाचन होता है, वात का शमन करने वाला होता है। तो ये जो मसाले हैं, जो दालचीनी है, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए और तेल डालना चाहिए उसमें। लेकिन जो आप प्याज डाल देते हो, जो आप सब्जियां काट के दाल के साथ मिक्स कर देते हो और खासतौर से तेल में तलने के बाद मिक्स कर देते हो, ये सब आयुर्वेद के अंतर्गत वर्णन नहीं है। ये खाने को बिगाड़ देता है। फिर इस प्रकार की जो दाल होती है ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है। अदरवाइज दाल का सेवन करना बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया है। तो स्नेह की ज्यादा मात्रा रखें, तेल की ज्यादा मात्रा रखें और दाल का सेवन अल्प मात्रा में करें क्योंकि ये वात को बढ़ाने वाली होती है। तो यदि अगर आप वातज रोगी हो, ऑलरेडी आपको वात रोग हो गया है, तो थोड़ा सा युक्ति पूर्वक आप सेवन करें। कफज रोग है आपको तो आप दाल का सेवन ज्यादा मात्रा में कर सकते हो। यदि पित्तज व्याधियां हो रखी हैं तो आप दाल का सेवन आसानी के साथ कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा सोच विचार के साथ आपको करना है। ठीक है, ये हुआ आपका शिंबी धान्य का वर्णन। अगले टॉपिक में हम इसके बाद जो आगे की चीजें हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। आपको ये पढ़ने में कितना मजा आ रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अल्कोहल वाले टॉपिक पे लोगों ने इतने ज्यादा निगेटिव कमेंट किए, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ठीक है, आयुर्वेद में सारी चीजों का वर्णन है। जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं उनको पता नहीं होता कि आपकी जो मॉडर्न की दवाइयां होती है ना, एट्रोपिन इंजेक्शन होते हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग होती हैं, वो किससे बनती हैं? वो विष से बनती हैं। ठीक है, वो अफीम से बनती हैं वो दवाइयां जो होती हैं। तो जिस प्रकार से एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में सांप के जहर का प्रयोग किया जाता है, दवाइयों के जो विष होते हैं, अल्कोहल, मतलब जितनी भी गंदी चीजें होती हैं उनसे औषधियां बनाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से आयुर्वेद में भी हर चीजों का वर्णन है। चाहे आप शराब का सेवन करो, चाहे दालों का सेवन करो, दोनों का सेवन करते समय आपको मात्रा का, युक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा। जो खा रहे हो उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी, आपकी खुद की प्रकृति देखनी पड़ेगी, आपके रोग की प्रकृति देखनी पड़ेगी और आपकी मानसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें यदि आप देखोगे तो हर चीज फायदा करती है, चाहे शराब है, चाहे दाल है, चाहे गेहूं है, चाहे चावल है। और ये चीजें नहीं देखते हो तो हर चीज नुकसान करती है। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।